हेलो दोस्तों। आज हम डीबीएमएस का लेक्चर 11 कवर करने वाले हैं। और आज हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स, सब क्वेरी, ऑर्डर बाय क्लॉज और नल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इसमें हमारे पास दो ऑपरेटर आते हैं, इन और नॉट इन। तो इसमें बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर जो है वो इन ही होता है, एक अकेला। नॉट के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होता है एक। तो नॉट क्या है, उल्टा कर देता है। तो नॉट का हम इनके साथ में यूज़ करते हैं, तो उसको नॉट इन को भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो इन ऑपरेटर जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, एक वैल्यू को एक सेट से कंपेयर करता है। अगर वो वैल्यू सेट में बिलोंग करती होगी तो वो ट्रू ट्रू जो है रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये काम होता है मेंबरशिप ऑपरेटर का, यानी कि हमें जब चेक करना हो कि कोई वैल्यू अ, उसमें एक सेट में बिलोंग करती है या नहीं, या फिर हमें किसी एट्रीब्यूट की, जैसे यहाँ पर हमने ईआईडी की वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं। तो ईआईडी की वैल्यू जो हम एक सेट से बिलोंग कर सकती है, हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं कि इस सेट में से ईआईडी की वैल्यू आ सकती है। तो जैसे हम लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई आई डी ई आई डी इज इक्वल टू, सॉरी इन लिखना है हमें। तो इन हम यहाँ पर सेट डिफाइन करेंगे, और इसमें हम 2 3 4 लिख देते हैं, 2 3 4। तो जो भी आईडी इस सेट में से बिलोंग करेंगी, वो सारी रोज हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पर ई आई डी हमारे पास 2 3 4, तो ये तीनों रोज हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। अब दोस्तों, जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है हमारा इन, उसको हम मल्टीपल और के इक्वल भी कह सकते हैं। मल्टीपल और का इक्वल कहने का मतलब है कि कोई भी हमें कंडीशन देनी है। मल्टीपल कंडीशन देने के लिए मल्टीपल, जैसे कि हम यहाँ पर हम देख सकते हैं ई आई डी इक्वल टू 1 और ई आई डी इक्वल टू 2, तो ये मल्टीपल कंडीशन हमने दी और उनके बीच में हमने और लगाया। तो मल्टीपल टाइम्स हम और यूज़ कर रहे हैं अगर एक एट्रीब्यूट के साथ में, एक सिंगल एट्रीब्यूट के साथ में, तो हम उन सभी कंडीशंस को एक साथ मर्ज करके इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। हम ये 1 2 3 जो हम वैल्यूज़ दे रहे हैं, इसका सेट बनाएंगे, और इनके साथ में अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वही काम सेम टू सेम इनके थ्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है हम सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट पर ही काम कर सकते हैं इनमें, और जो और ऑपरेटर होता है वो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के साथ काम कर सकता है। यही एक डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ पर लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई आई डी इक्वल टू 1, और लिख देते हैं, सॉरी, और ई आई डी इक्वल टू 2, और ई आई डी इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमने ये तीन कंडीशन दे दी। अब ये हमारे पास आउटपुट आया, ये टेबल आई हमारे पास। अब अगर हम इस जो क्वेरी है, हम इसको इस तरह से भी लिखें, सेलेक्ट स्टार, सॉरी, स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर, और ई आई डी, इनका ऑपरेटर, इन जो ऑपरेटर है हम उसका यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम सेट दे देंगे 1 2 3। तो इस तरह से हम ये सेट दे दिया। अब हम इसको एंटर करते हैं तो सेम डेटा हमारे पास आ जाता है। तो और का मतलब भी यही होता है कि ई आई डी इक्वल टू 1 हो, या फिर ई आई डी इक्वल टू 2 हो, या फिर ई आई डी इक्वल टू 3 हो। तो ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है, तो वो रो हमारे पास डिस्प्ले हो जाती है। तो तीनों ही रो, 3 रो हैं हमारे पास जिनमें ये कंडीशन होती है एक एक करके। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। इसी तरह से हमने यहाँ पर लिखा ई आई डी इन 1 2 3, ये हमने सेट बनाया। तो जहाँ जहाँ पर ई आई डी की वैल्यू इस सेट से बिलोंग कर रही होगी, वो सारी रोज हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इस तरह से हम ये मल्टीपल और के इक्वल भी कह सकते हैं एक सिंगल एट्रीब्यूट के लिए। अगर हम यहाँ पर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हम लिख दें सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार, सॉरी, स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई आई डी इक्वल टू 1,
और हम डी आई डी अगर लिख देते हैं और लिख देते हैं और डी आई डी इक्वल टू यहाँ पर 1 के साथ हमारे पास 101 है, हम 102 लिख देते हैं। तो और डी आई डी इक्वल टू 102 ये हमने कर दिया। तो यहाँ पर एरर आ रही है, ये बेसिकली हमने यहाँ पर फ्रॉम की जगह फॉर्म लिख दिया है। तो हम इसको फ्रॉम कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा कि जहाँ पर ई आई डी इक्वल टू 1 हो और डी आई डी इक्वल टू 101। अब यहाँ पर और लिखा है, इसका मतलब है यहाँ तो ई आई डी इक्वल टू 1 हो या फिर डी आई डी इक्वल टू 102। तो ए आई डी जो ए आई डी वाली कंडीशन है हमारे पास, उसके थ्रू हमारे पास ये पहली वाली रो आ गई है ए आई डी इक्वल टू 1। और जो दूसरी कंडीशन में दी है डी आई डी इक्वल टू 102, उसके थ्रू हमारे पास लास्ट वाली दो रोज हमारे पास आई है डी आई डी इक्वल टू 102। तो अब ये हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसके साथ हम जो है इनका यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर हम यहाँ पर और भी एक और एट्रीब्यूट ले लेते तो उसको मर्ज करके हम एक इन ऑपरेटर के साथ हम उनको यूज़ नहीं कर सकते थे। तो अगर सिंगल एट्रीब्यूट है तो ही हम इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास नॉट इन रह गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हम सेम हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट 1, 2, 3। तो ये हमने एक सेट दे दिया, इसको हम एंटर करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास आईडी इस सेट में से बिलोंग नहीं करती है, वो सारी जो रोज हैं हमारे पास डिस्प्ले होकर आ गई। तो 1, 2, 3 यहाँ पर कहीं भी 1, 2, 3 नहीं है। तो इस तरह से हम नॉट इन जो है वो इनका ठीक उल्टा है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारे पास इनर क्वेरी या फिर सब क्वेरी कहते हैं हम इसको, या फिर नेस्टेड क्वेरी। जैसे कि नेस्टेड लूप होता है, लूप के अंदर लूप, तो हम उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। या फिर फंक्शन में हम कह सकते हैं नेस्टेड फंक्शन हम कहते हैं। तो जब हम फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन डिफाइन कर देते हैं तो उसको हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। तो इसी तरह से हम ये हमारे पास एक क्वेरी है, क्वेरी के अंदर हम एक क्वेरी और डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको हम नेस्टेड क्वेरी भी कहते हैं। तो ये हमारे पास आउटर क्वेरी होगी, मेन क्वेरी जो है, और ये हमारे पास इनर क्वेरी। तो इसमें क्या है कि दोस्तों हम कंडीशन के लिए यूज़ कर रहे हैं बेसिकली जो इनर क्वेरी है उसको। तो सबसे पहले हमारे पास इनर क्वेरी चलेगी, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर आउटर क्वेरी हमारे पास चलेगी। और दोस्तों जो इनर क्वेरी होती है वो सिर्फ एक सिंगल एट्रीब्यूट ही सेलेक्ट करती है, क्योंकि जो इनर क्वेरी है उसका हम यूज़ कर रहे हैं कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर जो कंडीशन हम देंगे, या तो सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं या फिर एक सेट ऑफ वैल्यू हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे हमने इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन लेस देन जो भी हमने ऑपरेटर लगाया, तो हम एक सिंगल वैल्यू असाइन करते हैं। और अगर हम यहाँ पर इन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं जैसे हमने पीछे देखा, तो हम यहाँ पर एक सेट ऑफ वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मल्टीपल एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे इनर क्वेरी में, तो वो एक टेबल बनकर आएगी, एक सेट ऑफ वैल्यू नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ पर हमने एवरेज सैलरी सेलेक्ट किया, तो ये तो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, तो एक सिंगल वैल्यू असाइन होगी। या फिर हम अगर कोई एट्रीब्यूट सिंगल एट्रीब्यूट हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास एक सेट ऑफ वैल्यू के रूप में सेलेक्ट होगा, और वो हम इन ऑपरेटर के साथ में कर सकते हैं यूज़। तो इसीलिए जो इनर क्वेरी है वो सिर्फ एक सिंगल एट्रीब्यूट ही सेलेक्ट करती है। दूसरा यहाँ पर इनर क्वेरी को हम पैरासिंथेसिस में लिखते हैं, ब्रैकेट्स में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp पेहर, और सैलरी हमें लिखना है सैलरी, और हम यहाँ पर ग्रेटर देन लिखेंगे, तो ग्रेटर देन। इनर क्वेरी के लिए हम यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट एवरेज, एवीजी हम लिखेंगे यहाँ पर, और इसमें पास करेंगे सैलरी, एवरेज सैलरी फ्रॉम emp, फ्रॉम emp। तो ये हमने इनर क्वेरी लिख दिया, और फिर सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे। तो ये हमने इनर क्वेरी का यूज़ किया है। यहाँ पर दोस्तों जो एवरेज है वो एक एग्रीगेट फंक्शन होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये आउटर क्वेरी है, और यहाँ पर हम कंडीशन दे रहे हैं वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम emp। अब यहाँ पर इनर क्वेरी हमने क्या लिखा, सबसे पहले इनर क्वेरी चलेगी सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम emp। अब ये emp में जितनी भी सैलरी हैं उनको एवरेज सैलरी निकालेगी,
इनर क्वेरी जो है वो, तो एक सिंगल वैल्यू आ गई और उस वैल्यू से ग्रेटर जो भी सैलरी होंगी जिस भी रो में, वो सारी रोज हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। अब दोस्तों हम इन सभी क्वेरीज को भी देख लेते हैं माइस्क्वेल में। तो हम अगर यहाँ पर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट नेम, यहाँ पर ई नेम है, सॉरी ई नेम एज नेम, यहाँ पर हम एलाइसिंग कर रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर फ्रॉम ई एम पी, कंडीशन हम दे रहे हैं वेयर एज इक्वल टू, हम इनर क्वेरी ओपन कर रहे हैं, इनर क्वेरी चलाएंगे। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट एज फ्रॉम ई एम पी वेयर, वेयर और डी आई डी इक्वल टू 101। तो ये हमने एक इनर क्वेरी चलाई, कंडीशन दी, और अब अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ रही है। तो एरर क्यों आ रही है यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ई नेम एज नेम फ्रॉम ई एम पी, तो यहाँ तक तो ठीक है। वेयर एज इक्वल टू, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो इक्वल टू में है। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया वेयर एज इक्वल टू, सेलेक्ट एज फ्रॉम ई एम पी वेयर डी आई डी इक्वल टू 101। अब सबसे पहले क्या होगा, इनर क्वेरी चलेगी। तो इनर क्वेरी में क्या है, सेलेक्ट एज फ्रॉम ई एम पी, एज को सेलेक्ट करना है जहाँ पर डी आई डी 101 हो। अब अगर टेबल में हमारे पास एक सिंगल रो होती जिसमें सिर्फ एक ही रो में 101 होता, तो हमारे पास सिर्फ उसकी एज सेलेक्ट होती है और हमारे पास सिंगल वैल्यू होती। जैसे कि अगर हम यहाँ पर खाली एक ही रो होती तो मतलब एक ही 101 होता किसी एक रो में, तो वहाँ उसकी एज हमारे पास सेलेक्ट हो जाती, सिंगल वैल्यू होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, 101 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो मल्टीपल रोज में 101 है। तो ये मल्टीपल रोज में से एज को सेलेक्ट कर रहा है, यानी कि जो इनर क्वेरी है वो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू सेलेक्ट नहीं कर रही है, वो हमारे पास एक सेट ऑफ वैल्यू सेलेक्ट कर रही है। अब जब यहाँ पर सेट ऑफ वैल्यू सेलेक्ट हो रहा है, यानी एक सेट बन गया है यहाँ पर, तो एज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास सेट है, तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एज की वैल्यू हमें एक सिंगल कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू देनी होगी, या फिर हम यहाँ पर इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इक्वल टू लगा रखा है और यहाँ पर हम सेट ऑफ वैल्यू दे रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एरर देख सकते हैं। अगर हम इसी क्वेरी को यहाँ पर इक्वल टू की जगह पर इन लगा देते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेरी चल गई है। यहाँ पर क्या हुआ, हमने ई नेम सेलेक्ट किया, नेम अलाइसिंग की यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं नेम आ गया है। और फिर हमने कंडीशन दी है कि एज इन, यहाँ पर हमारे पास सेट ऑफ वैल्यू आई थी, तो एज की वैल्यू उस सेट में से जितनी वैल्यू है या उसमें से होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर उस सेट में से एज की वैल्यू होगी, वहाँ वहाँ के हमारे पास नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। अब दोस्तों एक कंडीशन आती है कि अगर हम इनर क्वेरी में, यहाँ पर हमने इनर क्वेरी ओपन की है, इनर क्वेरी में हम अगर टेबल को डिफाइन ना करें, फ्रॉम जो क्लॉज है हमारे पास, फ्रॉम क्लॉज होता है, उसको हम यहाँ पर मिस कर दें, तो क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों कि जो इनर क्वेरी है उसका सिंटैक्स प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जो सेलेक्ट क्वेरी है उसमें हमारे पास फ्रॉम क्लॉज नेसेसरी है। टेबल हमें बताना होगा कि किस टेबल से हमें डेटा सेलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पर मिसिंग कर देते हैं उसको, तो क्या होगा कि जो वेयर यहाँ पर हम दे रहे हैं आउटर क्वेरी का, और जो इनर क्वेरी में हम कंडीशन दे रहे हैं, वो जो इनर क्वेरी में कंडीशन है वो सीधा डायरेक्ट उस वेयर के साथ में हमारे पास असाइन हो जाएगी, और जो मिडिल का पार्ट है वो सारा हमारे पास नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो क्वेरी है हमारे पास वो इस तरह से काम करेगी, सेलेक्ट ई नेम एज नेम फ्रॉम ई एम पी वेयर, यहाँ तक सेम टू सेम। और उसके बाद ये पार्ट हमारा नेगलेक्ट हो जा रहा है, और जो कंडीशन हमारे पास डी आई डी इक्वल टू 101। तो अगर हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट, सेलेक्ट ई नेम एज नेम फ्रॉम ई एम पी, फ्रॉम ई एम पी, उसके बाद हमें क्या करना है, वेयर एज, एज हम सेलेक्ट कर रहे हैं अंदर भी, ओके, वेयर कंडीशन देंगे, वेयर एज इन,
इनर क्वेरी चलाएंगे सेलेक्ट और स्टार, सॉरी स्टार हम दे नहीं सकते, यहाँ पर एज सेलेक्ट करनी है हमें। सेलेक्ट एज फ्रॉम क्लॉज हम मिसिंग कर रहे हैं, सीधा हम कंडीशन दे रहे हैं वेयर DID इक्वल टू 101। तो ये हम चलाते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब अगर हम यहाँ पर इस क्वेरी में इसको हम यहाँ पर पैरेंथेसिस हटा देते हैं, अगेन कंडीशन से हम एज एज भी हमारे पास नेगलेक्ट होगा, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेम रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेयर वेयर यहाँ तक हमने सेम लिखा है। उसके बाद एज इन, ये जो हमारे पास एज इन सेलेक्ट एज वेयर, इतना जो पार्ट है हमारे पास वो नेगलेक्ट हो गया। वेयर के बाद सीधा कंडीशन हमारे पास ये वाली आ गई। तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास 101 है DID की वैल्यू, वहाँ वहाँ से हमारे पास ये नेम सेलेक्ट होकर आ गया। देख सकते हैं सेम टू सेम और सेम रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। तो इस तरह से जो है इनर क्वेरी हमारे पास काम करती है। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ हम करते हैं, जैसे कि नाम से क्लियर है, ऑर्डर में लगाने के लिए। तो किसी भी कॉलम को हम अगर हमें ऑर्डर में लगा के हमें डेटा को डिस्प्ले कराना है, तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं। सेलेक्ट, उसके बाद हम कॉलम नेम देते हैं, उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद हम ऑर्डर बाय क्लॉज लगाएंगे, तो ऑर्डर बाय, और जिस भी कॉलम को हमें ऑर्डर में लगाना है उस कॉलम का नाम यहाँ पर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ASC या DESC ऑप्शनल है हमारे पास, दे सकते हैं, ना भी देंगे तो भी चलेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट ASC यहाँ पर होता है। तो ASC और DESC ये दो कीवर्ड्स हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाने के लिए। तो इन्हें भी हम देख लेते हैं एक एक करके सभी माइस्क्ल में। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर रहे हैं यूपी का ऑर्डर बाय ई। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम EMP, सॉरी ऑर्डर बाय लगाना है, तो ऑर्डर बाय, तो आप देख सकते हैं हमारे पास डेटा आ गया। तो इसने क्या किया कि जो ई नेम तो बेसिकली हमारे पास अल्फ़ाबेट लेटर्स में है, इंग्लिश में। तो जो इंग्लिश लेटर्स होते हैं उनकी हमारे पास आस्काई वैल्यूज़ होती हैं। तो उन आस्काई वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इसने जो वैल्यूज़ हैं वो उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास नेम आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टेबल में तो जो हमारे पास डेटा है वो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इस ऑर्डर में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पे सबसे पहले आ गया, फिर 4 5 3 1 7 2, तो इस तरह से ये इसका ऑर्डर चेंज हुआ है नेम के अकॉर्डिंग। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ऑर्डर बाय करें सैलरी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑर्डर बाय सैलरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी के अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्डर बाय में लग चुका है डेटा। सबसे पहले 45,000, 55, 40, 54, 55, 60, 60, 60। अब अगर हम यहाँ पर अब कीवर्ड का भी यूज़ करें, तो इसमें सैलरी को हम असेंडिंग में लगा देते हैं ASC। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम डेटा हमारे पास आ गया। असेंडिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और सिमिलरली हम DESC का भी यूज़ कर सकते हैं। तो DESC ये हमने सेलेक्ट कर दिया। तो ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, 60 ऊपर आ गया, 60 60, 55 54 50 एंड 45। अब दोस्तों अभी तक तो हमने जो है एक सिंगल एट्रीब्यूट को ऑर्डर बाय में लगाया, ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ यूज़ किया। अब अगर हम मल्टीपल ऑर्डर्स को यूज़ करते हैं तो वो किस तरह से काम करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय सैलरी कॉमा एज। तो यहाँ पर हमने जो है दो एट्रीब्यूट्स को एक साथ यूज़ किया ऑर्डर बाय के साथ में। ऑर्डर बाय जो है वो सबसे पहले एट्रीब्यूट जो हमने दिया होगा उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले उसको पूरे डेटा को ऑर्डर में लगाएगा। तो यहाँ पर सैलरी के अकॉर्डिंग लगाया इसने सबसे पहले 45, 50, 54 इस तरह से। तो उसके बाद पहले कॉलम के अकॉर्डिंग इसने ऑर्डर में लगाया, उसके बाद फिर ये ग्रुपिंग करेगा, और ग्रुपिंग उस उन जो ग्रुप बनेंगे उन ग्रुप्स में फिर सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग करेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने सैलरी के अकॉर्डिंग किया, तो ये 45, 45, 50, 54, 55, 60, 60, 60।
तो यहाँ तो ग्रुप नहीं बन रहे, लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप बन रहा है 60 60 60। ये तो 3 रो हैं, इन 3 रोज का एक ग्रुप बन रहा है, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू 60,000 60,000 60,000। तो यहाँ पर सैलरी का काम हो गया। अब ये इस ग्रुप में एज का काम करेगा। तो एज जो है वहाँ यहाँ पर हमने असेंडिंग में लगा रखी है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में होगा। तो 22 22 और 33, इस तरह से ये जो है काम करता है ऑर्डर बाय। अब अगर हम यहाँ पर इसमें सैलरी को डिसेंडिंग में कर देते हैं, डिसेंडिंग, और एज को कर देते हैं असेंडिंग में, ASC। अब आप देख सकते हैं कि जो सैलरी का उसने सबसे पहले ये सैलरी को लगाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 60 60 60 इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया इसने। उसके बाद जो ग्रुपिंग हुई है उसके अंदर ये एज को असेंडिंग में लगाएगा। तो ये 60, ये एक ही ग्रुप बन रहा है यहाँ पर। बाकी तो ये 55 सिंगल वैल्यू है, 54 सिंगल वैल्यू है। अगर यहाँ पर 55,000 और भी मल्टीपल वैल्यूज होती हैं 55,000 की, तो उन सब का एक ग्रुप बनता है। उसके अकॉर्डिंग उस ग्रुप के अंदर भी जो है एज को ऑर्डर में लगाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा है 60,000 का, तो इसके अंदर जो है एज को या असेंडिंग में लगा रहा है 22 22 और 33। अब यहाँ पर अगर हम ASC की जगह DSC लिख देते हैं, तो DESC, तो आप देख सकते हैं ये 60,000 ऑर्डर तो हमारे पास सेम टू सेम है सैलरी का। अच्छा, डिसेंडिंग यहाँ भी है, डिसेंडिंग यहाँ भी है। तो ये सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया। उसके बाद फिर ये एज ग्रुप में काम करेगा सेकंड कॉलम पर। तो सेकंड कॉलम पे DSC हमने लगा दिया यहाँ पर। तो अब ये 33 22 22। पहले आपने देखा था कि यहाँ पर हमने असेंडिंग में था, तो 22 22 33 असेंडिंग में लगाया। यहाँ पर इसने डिसेंडिंग में लगाया। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 22 और 22, ये जो दो रो हैं इसमें सेम वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर ये पहले किसको देगा, यानी ऊपर किसको रखेगा और बाद में किसको रखेगा, क्योंकि ये भी रो ऊपर आ सकती थी। 60,000 सेम टू सेम वैल्यू है, और 22 भी सेम टू सेम वैल्यू है। तो यहाँ पर जो जो रो सबसे पहले इंसर्ट हुई होगी टेबल में, वो रो हमारे पास सबसे पहले ऊपर डिस्प्ले होगी, और जो रो बाद में इंसर्ट हुई होगी वो के बाद डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं AID जो है 1 है, तो ये पहले इंसर्ट हुई होगी, तो ये ऊपर आ रही है। और 3 जो है वो बाद में इंसर्ट हुई है, तो ये बाद में आ रही है। तो इस तरह से जो है वो ऑर्डर बाय क्लॉज काम करता है होगा। तो यहाँ पर हमने एज को किया, सबसे पहला कॉलम हमारे पास एज। तो एज में DSC लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करेगा, एज को डिसेंडिंग में लगाएगा। तो 33 23 22 22 22 21 21, तो ये इस तरह से हो गया। अब आप देख सकते हैं कि एज में यहाँ पर 33 एक सिंगल वैल्यू है, 23 सिंगल वैल्यू है, लेकिन 22 जो है वो मल्टीपल्स टाइम आया हुआ है, 3 टाइम्स आया हुआ है यहाँ पर। तो ये एक ग्रुप बन गया। 21 जो है वो 2 टाइम्स आया, तो ये एक ग्रुप बन गया। अब ये जो सेकंड कॉलम हमने दिया है, इसका ऑर्डर ये इस इन ग्रुप्स में जो है लगाएगा इस, और इस तो यहाँ पर 33 ठीक है। यहाँ पर जो ग्रुप बना ये 22 का, इसमें जो सैलरी हमने लगाई है वो असेंडिंग में लगाई है। तो 22 यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 60,000 60,000। अगर हम खाली एज को लगाते और डिसेंडिंग में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज ये हमारे पास सेम टू सेम इसी ऑर्डर में डिसेंडिंग में लगी हुई है। लेकिन जो 22 ये जो ग्रुप बना है, इसमें आप देख सकते हैं 60,000 ऊपर आया, 60,000 ऊपर 50,000। तो यहाँ पर ये ऑर्डर अलग है, क्योंकि जो वैल्यू पहले इंसर्ट हुई है वो पहले ऊपर आएगी, जो बाद में हुई है वो बाद में आएगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम पे ऑर्डर बाय लगा है, तो एक कॉलम ऑर्डर बाय में लगा दिया, ऑर्डर में लगा दिया डिसेंडिंग में। उसके बाद फिर जो भी पहले इंसर्ट हुई है वो पहले आएगी ऊपर, जो बाद में हुई है वो बाद में आएगी। लेकिन यहाँ पर फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, दूसरा कॉलम भी ऑर्डर बाय में लगाया है। तो सबसे पहले इसने एज के अकॉर्डिंग एज को लगाया। उसके बाद जो ग्रुप बने, उस ग्रुप में सेकंड कॉलम पर काम किया, उसको ऑर्डर में लगाया। तो यहाँ पर असेंडिंग में है, तो 22 22 22, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 60 60 असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। इसी तरह से यहाँ पर 21 का ग्रुप बना है ये दोनों रोज।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 45,000, 54,000। तो इस तरह से जो है ऑर्डर बाय क्लॉज काम करता है। यहाँ पर जो है एज को डिसेंडिंग में लगाया, सैलरी को डिसेंडिंग में लगाया। तो सबसे पहले एज को डिसेंडिंग में लगाएगा, ये हमारे पास लग गई। उसके बाद फिर ये ग्रुप पर काम करेगा, तो 22 का ग्रुप है, उसको सैलरी डिसेंडिंग में लगाएगा, तो 60 और 50,000। फिर उसके बाद 21 में ये हमारे पास उल्टा हो गया। नॉर्मल हमारे पास 54,000 जो है वो नीचे आ रहा था, अब जो है वो ऊपर आ रहा है, डिसेंडिंग करते हैं क्योंकि। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एज जो है वो डिसेंडिंग में लगाई हमने सबसे पहले। उसके बाद फिर सैलरी दे रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में लगेगी, कुछ नहीं दिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर एज डिसेंडिंग में लगाई, फिर इसके बाद ग्रुप पर काम किया, तो ग्रुप में यहाँ पर सैलरी को असेंडिंग में लगाना है, तो 50, 60, 60 असेंडिंग में लग गई। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हैंडलिंग नल। तो इसमें सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ नल को समझते हैं। तो नल का मीनिंग क्या है कि नल जो है वो मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, अननोन वैल्यू। अगर हमने कहीं पर कोई वैल्यू नहीं दी है, तो उसकी जगह पर नल अपीयर होता है। तो नल क्या है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। नल इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। तो नल को आपको जीरो नहीं मानना है। जीरो जो है वो एक वैल्यू है, और नल क्या है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू, यानी वहां पर कोई वैल्यू है ही नहीं। लेकिन जीरो अगर हम दे देते हैं, जीरो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो वो एक वैल्यू है। वैल्यू यहाँ पर अगर हम नल का किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन में, किसी भी अरिथमेटिक इक्वेशन में हम नल का यूज करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो नल ही आता है। बिकॉज यहाँ से जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 5 + नल। अब यहाँ पर नल कोई वैल्यू है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ वैल्यू। अब कोई कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि इसमें नल की जगह अगर क्या ऐड होगा, मतलब 5 में क्या ऐड होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नल का मतलब है एब्सेंस ऑफ वैल्यू, कोई वैल्यू है ही नहीं। In order to check for null value in a column, we use is null operator। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं किसी भी कॉलम में कि नल वैल्यू है या नहीं है, तो हम इज नल ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल वेयर मार्क्स इज नल। तो जहाँ जहाँ पर मार्क्स की वैल्यू हमने नहीं दी होगी, जहाँ जहाँ पर मार्क्स की वैल्यू नल होगी है, वो सभी जो रोज हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगी। सिमिलरली इज नल है और इज नॉट नल है, तो इज नॉट नल का भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इज नॉट नल सेम क्वेरी के साथ हमने यूज़ किया, तो यहाँ पर हमारे पास ये रो आ गई। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, सॉरी ये नहीं है, स्कूल हमने किया था, तो स्कूल। और उसके बाद हम कंडीशन देंगे वेयर मार्क्स इज नल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास ये सारी वैल्यूज आ गई। अगर हम यहाँ पर इज नॉट नल कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर नल नहीं है, यहाँ पर मार्क्स की वैल्यू दी हुई है, तो ये रो आ गई हमारे पास डिस्प्ले। और यहाँ पर नहीं है, तो ये डिस्प्ले हो गई। तो इस तरह से जो है इज नल और इज नॉट नल का यूज करते हैं। तो इफ नल इज यूज टू सब्स्टिट्यूट ए वैल्यू फॉर नल वाइल डिस्प्लेइंग। अगर जो कॉलम में, किसी भी कॉलम में नल है, और अगर हमें डिस्प्ले कराते वक्त उसके अंदर कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करानी है, तो हम इफ नल का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेलेक्ट क्लास सब्जेक्ट, ये हमने कॉलम सेलेक्ट किए, और एक कॉलम हम सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम असाइन भी कर सकते हैं कुछ भी। तो बेसिकली यहाँ पर हम मार्क्स को ही सेलेक्ट कर रहे हैं। कॉलम का नेम हमारे पास पूरा पूरा ये आ रहा है, तो मार्क्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इफ नल में अगर हम इसको डालते हैं, इफ नल मार्क्स हमने दे दिया कॉलम का नाम, और जो भी वैल्यू हम देना चाहें, जो भी हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो मार्क्स में जहाँ जहाँ पर नल होगा, वहाँ वहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो वैल्यू लिखी हुई आएगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया इफ नल, इसके अंदर हमने मार्क्स पास किया, कॉलम का नाम है। उसके बाद हमने जो वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वो हमने लिखा रिजल्ट नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉलम आया मार्क्स का। तो यहाँ पर मार्क्स है, जहाँ पर नल नहीं है वहाँ तो हमारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन जहाँ जहाँ पर हमारे पास नल था, वहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी, वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो
हमने ये लिख दिया, इफ फंक्शन लगाया, तो ये पूरा कॉलम का नाम जो है वो पूरा का पूरा इस तरह से आया। तो यहाँ पर हम अलाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो इफ नल ये हमने पूरा लिखा हुआ है, और एज करके हम इसको मार्क्स लिख देंगे, तो ये वापस से हमारे पास मार्क्स के नेम से डिस्प्ले होगा। सेलेक्ट, यहाँ पर हम सब्जेक्ट पहले क्लास सेलेक्ट करें, क्लास कॉमा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और एक और नाम है इफ नल। इफ नल इसमें हम दे रहे हैं मार्क्स को, मार्क्स कॉमा हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिजल्ट नॉट ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड। ओके, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया और फ्रॉम स्कूल से हमें करना है तो स्कूल, और ये आप यहाँ पर ओके, यहाँ पर हमने जो है डबल कोटेशन मार्क का यूज़ किया, यहाँ पर सिंगल लगा किया, इसलिए यहाँ पर एरर आ गई। तो इसमें हम यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क लगा देते हैं। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं कि जो जहाँ जहाँ पर हमारे पास नल था, वहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की वो हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ पर हमने इसको लाइज कर सकते हैं नेम, तो एज हम यहाँ पर कर देते हैं मार्क्स, तो यहाँ पर ये मार्क्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये इफ नल फंक्शन काम करता है। सो थैंक यू दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो जय हिंद दोस्तों।